Good morning, students. Now today we will discuss about the next unit. Okay. After discussing the three unit, first one is the electrostatics, second one is the electric current, and third one is the magnetism. ठीक है. तो आप उन सभी तीन जो यूनिट हमने स्टडी की है उन सभी का निचोड़ जो है आप इन दो यूनिट्स में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. मतलब जो हमने तीन यूनिट में जो जितना भी हमने मटेरियल स्टडी किया वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा. जैसे कि हम इस चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 4 एंड द चैप्टर इज 6. ठीक है. चैप्टर कौन सा है? 6. नेम क्या है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन. अब बिफोर प्रोसीडिंग पहले एक टर्म आपको क्लियर कर देता हूँ. व्हाट इज द इंडक्शन प्रोसेस? पहले भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की केस में इस इंडक्शन प्रोसेस को स्टडी किया हुआ है. तो इंडक्शन प्रोसेस होती क्या है? ठीक है. इट इज द प्रोसेस. क्या होती है इंडक्शन प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग. ठीक है. चेंजिंग अदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. फिजिकल कॉन्टैक्ट. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. यानी कि हम किसी भी चीज को टच नहीं करेंगे, बिना टच किए हुए दूसरी बॉडी जो हमारे पास पड़ी हुई है उसमें हम चेंज ले आएंगे. ठीक है. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक के केसेस में हमने इसको स्टडी किया था, तो इसको थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लेते हैं. देखो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज रोड लेता था अगर मैं, ठीक है, मान लो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज रोड है और अगर इस रोड को मैं अगर ये मेरे पास एक और रोड पड़ी है विच इज अ न्यूट्रल वन. ठीक है. यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं चार्ज न्यूट्रल रोड को इसके पास लेके आता हूँ तो क्या होगा? जैसे मैंने इसको इसकी फील्ड में यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जो है इस न्यूट्रल चार्ज के न्यूट्रल प्लेट जो है इसके अंदर जो चार्ज होगा उसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है एक तरफ जो है वो सेट हो जाएगा. उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जो वो दूसरी तरफ सेट हो जाएगा. ठीक है. एज ऑल वी नो दैट नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. तो देखो यहाँ पे मैंने तो किसी भी तरीके से इस रोड को इसके साथ मैंने टच नहीं करवाया. बिना किसी टच या बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इस प्लेट में क्या हुआ? चेंजिंग हो गई. ठीक है. जब ये चेंजिंग हो रही है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस बोला जाता है. इसको क्लियर हो गई बात सभी को? ये इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे डेफिनेशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखो क्या होती है. ठीक है. इंपॉर्टेंट वन, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग. क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ. ठीक है. वेयर ईएमएफ रिप्रेजेंट द, ईएमएफ किस चीज को बताता है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. ठीक है. किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब यहाँ पे देखो इसकी बात क्यों की गई है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात क्यों की गई है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है एक्चुअल में? जैसे आप लोगों को लास्ट यूनिट में बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है. ये पावर होती है. किसकी? चार्जेस की पावर होती है. जब मैं इस मान लो मेरे पास एक बैटरी है हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन, जब मैं इसको फुली चार्ज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? इनके पास चार्जेस जो है इस तरह से सेपरेटेड हो जाएंगे, पॉजिटिव इन द वन साइड एंड नेगेटिव इन द अनदर साइड. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ईएमएफ क्या चीज है. जब मैंने इस सर्किट से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करवाया है तो यहाँ पे इस चार्जेस के पास या इस टर्मिनल के पास उनको हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ. यानी कि इस चार्जेस के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है. ठीक है. जब हम इसको सर्किट को अटैच कर देंगे, इस तरह से कंप्लीट कर देंगे सर्किट को, तो तब हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. ठीक है. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ईएमएफ का सिंपल आपने याद रखना है. ईएमएफ किस चीज का काम करता है? इट इज यूज्ड टू कैरी द चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल. यानी कि अगर किसी चार्ज को हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाना है तो हमें ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी. ईएमएफ का मतलब उस चार्ज के पास पोटेंशियल तो होना चाहिए, उसके पास अपनी एक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से कैरी कर सके. ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएमएफ का यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनी इसकी डेफिनेशन? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ. क्या बना? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ हेंस इंड्यूस्ड करंट. ऑब्वियस सी बात है. जब किसी सर्किट में मान लो मेरे पास ये सर्किट है, ठीक है, मैंने किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू यहाँ पे ईएमएफ सेट कर दिया. ईएमएफ का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इसके अंदर सेटअप कर दिया किसी भी तरीके से. ठीक है. उसको हम आगे बढ़ते हैं क्या होगा वो तरीके. तो मैंने किया यहाँ पे इस टर्मिनल के ये मैंने बैटरी अपनी तरफ से नहीं लगाई है. ठीक है. क्या है कि हमने खुद इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मैप सर्किट में. अगर बैटरी नहीं है तो
नेगेटिव पॉजिटिव में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि करंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चलता है। तो यहाँ पे मैंने किसी फिजिकल प्रोसेस से मैंने किया, यहाँ पे इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। ईएमएफ का प्रोड्यूस का मतलब दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सेटअप कर दिए। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ईएमएफ जो है इसकी वजह से क्या होगा, इस सर्किट के अंदर अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर्किट में। जब पोटेंशियल डिफरेंस आया तो करंट क्या होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ प्रोड्यूस किए मैंने, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हेंस इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, सर्किट में फ्लो कर गया। ड्यू टू द, अब देखो किसकी वजह से हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। जब इस क्लोज सर्किट के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक होगी, ठीक है। मान लो मेरे पास इस सर्किट को मैंने इस तरीके से डिवाइस किया, इसको मैं किसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कैसे हम इसको, जब मैं इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूंगा, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने चेंज किया, चेंज कैसे होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं, फिर लग जाएगा पता चेंज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब इसमें, तो क्या होगा कि ईएमएफ सेटअप हो जाएगा इसमें। ईएमएफ सेटअप हो जाएगा तो वो क्या करेगा, करंट को कैरी करेगा इस सर्किट के अंदर, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ, ठीक है, हेंस इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हुआ इन द सर्किट ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड में। किसकी वजह से हुआ सारा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से हुआ। इसके बारे में आगे बताता हूं मैं। लिंक्ड विद दैट क्लोज सर्किट, इस क्लोज सर्किट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी उसकी वजह से ये ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम बिना किसी बैटरी की हेल्प से, बिना किसी अदर सोर्स की हेल्प से हम इसमें करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी नहीं लगाएंगे, बिना बैटरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें करंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिज्म भी होगी, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। क्लियर हुई बात सभी को। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर भी इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया पर कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करके जा रही है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्या सिंबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में होता है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो मेरे पास यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, एक शीट ये है मेरे पास, ठीक है, उतने ही एरिया की एक और शीट मेरे पास यहाँ पे है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन इन द बोथ ऑफ द शीट विल बी द सेम वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करवाता हूँ, देखो 1 और 2, और यहाँ से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करवाता हूँ, तो दोनों में चेंज देखना क्या चेंज आता है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एरिया दोनों का सेम है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे कम है, जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। एक यूनिट एरिया को जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करके जाएंगी उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्यों, क्योंकि कॉस थीटा जो है एनरोलमेंट करेगा इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, और मैंने इसको इस तरीके से रखा है, नॉर्मल इसका स्टेज इस तरफ है, ठीक है। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे मान लो मैं क्रॉस करवा रहा हूँ, तो 4 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही हैं, इस पूरे के पूरे एरिया को क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। कैसे जा रही है, इस एरिया को क्रॉस करती हुई अंदर की तरफ जा रही है। तो जब ये मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मान लो अगर मैं इसके ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, अब नॉर्मल देखो किसकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैं क्रॉस कराने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से सिर्फ एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इस एरिया को क्रॉस कर रही है।
तो अब इस केस में क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि इसमें एंगल का एनरोलमेंट है। तो एंगल एनरोलमेंट कौन सा हो रहा है इसमें, कॉस ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 0 डिग्री के एंगल पर नहीं मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द स्केलर क्वांटिटीज, आपने पढ़ा हुआ स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग से हमारे पास जो एंगल बनेगा कॉस ऑफ थीटा होगा, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस ले सकते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब इस एरिया नॉर्मल जो बनेगा इसके एरिया एलिमेंट से बी और एम दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, या एरिया नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल कितना बना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इस केस में। तो देखो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। 0 डिग्री एंगल प्लस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। जबकि अगर मैं एंगल को चेंज कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब अब आपका एरिया जो है नॉर्मल जो है इस तरह से रखा मैंने, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल तो इस तरफ आ गया, ठीक है। पहले ये नॉर्मल एरिया वेक्टर का नॉर्मल जो इस तरफ था, और इसका नॉर्मल इस तरफ आ गया, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब देखो फ्लक्स कितना आएगा, बी ए cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इट विल बी द 0। दैट cos 90 डिग्री के ऊपर मेरे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। सो दीज आर द केसेस ऑफ द फ्लक्स। इससे कौन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। अब देखो इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं फ्लक्स की, जो हमने फ्लक्स फार्मूला पढ़ा यहाँ पे, इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, ठीक है। एसआई यूनिट जो होते हैं इसके वेबर्स, ठीक है। क्या होता है एसआई यूनिट, वेबर। अब वेबर किसकी इक्विवेलेंट होता है, 1 वेबर विल बी इक्विवेलेंट टू द, देखो फाई किसके इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं, टेस्ला। एरिया, एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस वन इज द एसआई सिस्टम ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ द फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट है ये, ठीक है। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में फ्लक्स की यूनिट क्या होते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड इन मैक्सवेल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, सीजीएस में मैक्सवेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू दैट ऑफ, किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू, किसके इक्विवेलेंट होगा ये, 10 रेज़ टू पावर -8, कितना होता है 1, हाँ ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -8 मैक्सवेल, ठीक है। एक मिनट गलत कर लिया, उल्टा लिख लिया हम लोगों ने इसको, इस तरह से आएगा। 1 मैक्सवेल, एक मैक्सवेल जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -8 वेबर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये दो एसआई यूनिट्स बन जाएंगे, एसआई एज वेल एज द सीजीएस यूनिट बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप फ्लक्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।